हेलो एवरीवन। गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम अपनी पिछली क्लास की जो चर्चा है उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जो हम मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन कर रहे थे और आर्टिकल 22 तक जो है हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं उनकी चर्चा आज की हमारी इस क्लास में की जाएगी। तो हम अब जो है आर्टिकल 22 तक का जो प्रोविजन है वो हमने देख लिया है। अब हमें जो है आर्टिकल 23, ठीक है, और 24 को समझना है, क्योंकि आप ये वाला जो डायग्राम है उसको देखिएगा। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 एंड 24 ये रिलेटेड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है, तो वो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक, तो ये दोनों अनुच्छेद क्या बात करते हैं, इनके अंदर क्या प्रोविजन किया गया है, उसकी चर्चा जो है हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोविजन इसमें किया गया है। तो आप देखिएगा, इसमें है आर्टिकल 23। सबसे पहले आप लोग आर्टिकल 23 देखिए, और यहाँ पर जो प्रोविजन किया गया है वो इस प्रकार का है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर क्या कहा गया है कि इसमें जो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को जो है प्रतिबंधित किया गया है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि मनुष्य की वस्तु के जैसे खरीद फरोख्त करना। इसके उद्देश्य वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे विभिन्न असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं की खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है, बच्चों की खरीद बिक्री की जाती है। तो इस तरीके से जिसे मानव तस्करी कहा जाता है, मानव दुर्व्यापार कहा जाता है, इसे प्रतिबंधित किया गया है। और दूसरी बात इसमें प्रतिबंधित की गई है वो है फोर्स्ड लेबर की। फोर्स्ड लेबर का मतलब ये होता है एक ऐसा मजदूर जो मजदूरी तो कर रहा है लेकिन उसे मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। ठीक, किसी भी कारण से उसने जो भी श्रम किया उसे उसके श्रम के बदले जो प्राप्त होना चाहिए वह प्रदान नहीं किया जाता। मतलब एक तरीके से उससे बेगारी करवाई जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है फोर्स्ड लेबर। ठीक, जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है बिना मेहनताना दिए, बिना उसे जो है वेज प्रोवाइड किए, तो इसे कहा जाता है फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 में इन दोनों को जो है प्रोहिबिट किया गया है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है आर्टिकल 24, और इसमें बात किया गया है कि कारखानों आदि में बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। क्या किया गया है? ऐसे हैजार्डस फैक्ट्रीज जहां पर बच्चों के जीवन को खतरा हो, जैसे पटाखों की इंडस्ट्रीज, जो माचिस की तीली है, ऐसे उद्योग, और ऐसे कोई केमिकल रसायन से संबंधित कोई इंडस्ट्रीज, कोई हैवी इंडस्ट्री जहां पर बच्चों की लाइफ को जो है वेरियस टाइप से जो है खतरा हो, तो ऐसे सभी जगहों पर बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब उन्हें किसी भी ऐसे फर्म के द्वारा जो है नियोजित नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, और या अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाएगी, ताकि क्या हो कि बच्चों का जो बाल श्रम है फैक्ट्रीज में उसे प्रोहिबिट किया जा सके। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज ईटीसी, और स्पेशली इन हैजार्डस फैक्ट्रीज, मतलब ऐसे कारखाने जहां पर जो है विभिन्न प्रकार के जो हैजार्डस एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे केमिकल है, पटाखे हैं, इस तरीके की इंडस्ट्रीज में इनके नियोजन को, इनके एम्प्लॉयमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो देखिए, ये शोषण को प्रतिबंधित कर रहे हैं ना, एक तरफ मानव दुर्व्यापार को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ फोर्स्ड लेबर को रोका जा रहा है। तीसरे, बच्चों के जो है बचपन को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता ना कि वो जिस केमिकल कारखाने में काम कर रहे हैं उस केमिकल की वजह से आगे जाकर के उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी अपने जीवन में। ये बात बच्चों को तो इसकी जानकारी नहीं है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक,
राज्य कानून के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को जो है पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनका शोषण करेंगे। क्लियर है बात? तो फिर उसके बाद में हम लोग अपना फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो कि आर्टिकल 25(2) कहां से लेकर के अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक संबंधित है। कहां किससे संबंधित है? आपके रिलीजियस फ्रीडम से, धार्मिक स्वतंत्रता से जो है यह संबंधित है। ठीक, रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। आज हमारा मूल अधिकार वाला टॉपिक जो है इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटने ना पाए, क्योंकि ये पॉलिटी का एक बहुत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आपका क्या आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि धर्म संबंधी अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें व्यक्ति को जो है वह फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, मीन्स अगर आपका मन है कि मैं किसी हिंदू धर्म का पालन करूंगा, हिंदू धर्म की मान्यताओं को जो है अपनाऊंगा, तो आप उसको अपनाइए। अगर आपको इस्लाम धर्म पसंद है तो आप उसे अपनाइए। अगर आपको क्रिश्चियनिटी पसंद है तो आप क्रिश्चियनिटी को अपनाइए, या आप यहूदी बनना चाहते हैं तो आप यहूदी बनिए। आपको ईश्वर के किसी भी रूप की जो है उपासना करनी है, उसकी जो है आप उपासना कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का रिचुअल नहीं करना है तो आप मत भी कीजिए। दोनों चीजें इसमें शामिल है। या तो अगर आपको मानना है तो मानिए, और अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। अंतःकरण, आपके जो अंतःकरण से मतलब आपका कंसाइंस क्या कहता है कि मुझे किस ईश्वर को मानना है, किस धर्म में विश्वास रखना है, किस ईश्वर की जो है उपासना करनी है, ये सारी जो स्वतंत्रता है वह आपको आर्टिकल 25 के तहत प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ठीक, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात वह आपके अनुच्छेद 25 में की गई है। फिर नेक्स्ट जो है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। मतलब जैसे सपोज कीजिए नवरात्रि का समय होता है ना, या गणेश पूजा का जो समय होता है, फिर अगर किसी और धर्म में जाएंगे तो आप देखिए मुहर्रम का जो समय होता है, उनके जो रमजान का जो समय होता है, और ऐसे तमाम तरीके की जो धार्मिक आयोजन होते हैं। ठीक है, या बहुत सारे धार्मिक कार्य, क्रियाकलाप, गतिविधियां होती हैं, उनको प्रबंधित करने का जो कार्य है वह उन्हीं धार्मिक संस्थाओं को दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म के कार्यों को, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को जो है प्रबंधित कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये किस प्रोविजन, किस आर्टिकल में किया गया है? इस बात का प्रोविजन आर्टिकल 26 में किया गया है। फिर आपका जो है नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 27 से रिलेटेड। ठीक, अब आर्टिकल 27 में क्या बात की गई है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से संबंधित स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता दी गई है? धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान की गई है लोगों को। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब कोई भी धार्मिक संस्था या कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स देने के लिए, क्या देने के लिए? टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे आपको याद होगा या आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक टैक्सेशन का प्रकार पढ़ा होगा जिसे कहा जाता था जजिया टैक्स। क्या कहा जाता था? जजिया। जजिया और जकात के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जकात जो है वह मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था जो उन्हें कंपलसरी होता था देना। उसी प्रकार जजिया जो था, जो गैर मुसलमान थे उन पर एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। तो इसे ये इस प्रकार की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दी गई है, और ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उससे फी लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? शुल्क लिया जा सकता है। जो है फीस है वो जो है वसूला जा सकता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं और उस मंदिर में व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसी
फर्म को हायर किया गया, किसी सिक्योरिटी फर्म को हायर किया गया, अब उन लोगों को सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या किया जाएगा, उस मंदिर में प्रवेश के लिए सपोज कीजिए आपसे जो है 20 रुपए एंट्री फीस ले ली गई, तो ये एक प्रकार का शुल्क है, फीस है। तो इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स को जो है प्रोहिबिट किया गया है। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के प्रमोशन के लिए कर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टैक्स लेने का राइट केवल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया है, किसी अन्य संस्था को नहीं। क्लियर है बात। फिर है आपका अनुच्छेद 28, ये भी रिलीजन से ही रिलेटेड है। और अनुच्छेद 28 में क्या क्या बात की गई है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। मतलब, ठीक है, इसका मतलब समझिएगा कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूटेड। सीधी सी बात इसको ये कहना चाह रहा है कि ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जिनको स्टेट फंडिंग करता है, जिन्हें राज्य सरकार जो है, जिन्हें सरकार के द्वारा जो है फंडिंग की जाती है, वहां पर किसी भी प्रकार का जो है रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप देखिए, जैसे जो सरकारी स्कूल है या ऐसे संस्थान हैं जहां पर जो है, जिनकी फंडिंग जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। या अगर ऐसे संस्थानों में किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किया जाता है, तो किसी दूसरे धर्म का जो छात्र है वह अगर उसमें शामिल नहीं होता तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। ये एक तरीके से भारत का जो एक चरित्र है, जो हमने प्रियम्बल में देखा था, सेकुलर, जो सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट है, उसे जो है प्रिजर्व करने का काम करता है। किसको प्रिजर्व करने का काम करता है? सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट को जो है प्रिजर्व करने का काम करता है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत राज्य की जो संस्थाएं हैं वहां पर किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका क्या, आर्टिकल 28। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से ये आपको जो है रिलीजियस फ्रीडम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी, 2 आर्टिकल हैं इसमें, आर्टिकल 29 और 30। वो जो है चार्ट आप लोग याद कीजिए जिसमें हमने इसके बारे में जो है चर्चा की थी। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है और 30 क्या कह रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो है माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, जो अल्पसंख्यक है उनसे रिलेटेड है, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। अब इसमें क्या बात की गई है, तो सबसे पहले जो है आप अनुच्छेद 29 देखिए। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। देखिए, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? मान लीजिए एक समाज है, एक सोसाइटी है जिसमें 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब उसमें से 90 लोग जो हैं वह मान लीजिए किसी ए धर्म से बिलोंग करते हैं और जो 10 लोग हैं वह किसी बी धर्म को बिलोंग करते हैं। तो ये जो बी धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे वह अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो इनके अधिकारों की रक्षा का जो प्रावधान है वह किया गया है आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की जो है रक्षा की जाएगी। मतलब उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है उसको जो है प्रिजर्व करने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा। क्लियर है बात। फिर है क्या आपका आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उन पर प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो अधिकार है वह अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे भारत में जो है इस्लाम एक माइनॉरिटी जो है रिलीजन डिक्लेयर किया गया है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी है। ठीक, तो इनको जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का और उसको एडमिनिस्टर करने का जो है राइट प्रोवाइड किया गया है।
मतलब ये अपने हिसाब से उन संस्थाओं को चला सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मदरसा, तो ये जो मदरसे होते हैं इन्हें प्रबंधित करने का अधिकार जो है इन अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। वैसे ही बहुत सारे जो है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलाए जाते हैं, उन्हें प्रबंधित करने का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। तो ये दो अनुच्छेद जो कि रिलेटेड है माइनॉरिटीज के राइट से, और एक जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है, मतलब उनके संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा। और दूसरे तरफ जो है उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किया गया है, टू इस्टेब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्टर देम। इसकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वह अल्पसंख्यकों को प्रोवाइड की गई है, ताकि उनको ये न लगे कि उनकी सभ्यता संस्कृति इस बहुसंख्यक समाज में रहने से समाप्त हो जाएगी। मतलब ये जो 100 लोग हैं, इस 100 में से जो ये 90 हैं, अब इन 90 लोगों की संस्कृति थोड़ी सी डिफरेंट है। ये लोग जो है सपोज कीजिए खाने में जो है लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, और ये 10 लोग हैं वो सपोज कीजिए इडली डोसा पसंद करने वाले हैं। तो इन इडली डोसा पसंद करने वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ दिन बाद हमें भी फोर्स किया जाएगा कि तुम भी इडली डोसा ही खाओ, सॉरी तुम भी लिट्टी चोखा ही खाओ। तो इससे क्या है, इनके मन में भय उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार का इस प्रकार का भय जो है इनके मन में उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है ये वाला प्रोविजन जो है भारतीय संविधान में किया गया है। तो ये हो गया आपका क्या, आर्टिकल 29 एंड 30। अब इसके बाद में आप लोगों को पता है आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 देख लीजिए आप, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अब लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण अधिकारों में अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को मैंने बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। मैंने कहा ना कि फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो क्या होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो है अनुच्छेद 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि ऐसी संस्था या ऐसे लोग जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं, वायलेशन करते हैं, वह उन्हें विधि के अनुरूप दंडित कर सकता है। ठीक, तो या इसी अनुच्छेद आर्टिकल 32 को ही आप लोग कहते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा ही अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है। किसे प्रोवाइड किया गया है, हाई कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है, और अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षण करता किसे बनाया गया है, तो हाई कोर्ट को बनाया गया है। लेकिन मूल रूप से संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ही मूल अधिकारों का संरक्षण करता बनाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो है हनन ना कर सके। ठीक, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या क्या है। तो इसमें जो है 5 प्रकार के रिट शामिल किए जाते हैं। 5 प्रकार का जो है रिट जो है वो शामिल किया जाता है। एक्चुअली ये रिट कुछ नहीं है। रिट का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका दूसरे व्यक्ति को या संस्था को जो समन भेजती है, ठीक है, या खुद स्वयं न्यायपालिका अपने आप को, मतलब अपनी संस्थाओं को जो समन भेजती है, उसको कहा जाता है रिट। एक तरीके से यह व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए जारी किया गया एक तरीके का न्यायपालिका के द्वारा आदेश है ना, न्यायपालिका का आदेश है। तो देखिए 5 प्रकार के रिट का वर्णन जो है भारतीय संविधान में किया गया है। जो सबसे पहला रिट है उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा
बंदी बनाया गया है उसे न्यायपालिका के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए, ताकि न्यायपालिका इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को क्यों बंदी बना करके रखा गया है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को बंदी बना करके रखा जाता है, तो उसके आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन हो रहा है, उसके आर्टिकल 20 का भी उल्लंघन हो रहा है, उसके आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो रहा है, उसके आर्टिकल 22 का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, उसको बंदी बना करके रखा गया है। तो इन अधिकारों के उल्लंघन होने के आधार पर न्यायपालिका हैबियस कॉर्पस रिट इशू करता है और कहता है कि उस व्यक्ति को जिसे बंदी बनाया गया है सशरीर उपस्थित किया जाए, टू प्रेजेंट दी बॉडी। इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट दी बॉडी, उस व्यक्ति को सशरीर जो है उपस्थित किया जाए, ताकि न्यायपालिका फिर जांच पड़ताल करती है कि इस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया गया, उसका पीछे का कारण क्या है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि इसको बंदी बनाने का जो कारण है वह लीगल है, वैध है, तो उसको आगे फिर से न्यायिक हिरासत में रहने दिया जाता है, अदरवाइज जो है उसे फ्री कर दिया जाता है, ताकि उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट रिट है जिसे कहा जाता है परमादेश मैंडेमस। इसका मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या मतलब होता है? हम आदेश देते हैं। इसमें यह होता है कि मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है या कोई सरकारी संस्था है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। सपोज कीजिए आप एक संस्था में गए, ठीक है, आप अपने जिले डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट में गए, ठीक है, और वहां पर जो है आपने कोई सर्टिफिकेट, सपोज कीजिए कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए आपने वहां पर अप्लाई किया और उस अधिकारी ने मना कर दिया कि मैं जो है आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है, और आपको 2-4 दिन के बाद कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करना था, उसके लिए आपके लिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी था। अब हुआ ये कि इससे आपका जो आर्टिकल 16 है और आपका आर्टिकल 19 है, जिसमें आपको कोई भी वृत्ति व्यापार अपनाने की आजादी दी गई है, उसका उल्लंघन हो गया। आप दौड़े दौड़े गए सुप्रीम कोर्ट के पास और आपने कहा माई बाप फलाने जगह जो है मेरे साथ अन्याय किया गया है, मेरे मूल अधिकार का जो है उल्लंघन किया गया है। तब न्यायपालिका जो है एक रिट इशू करेगा जिसे कहा जाएगा परमादेश या मैंडेमस, और उसमें कहा जाएगा इस लेख का तात्पर्य है आज्ञा निर्गत करने से। यह एक ऐसा आदेश है जो न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालयों को कर्तव्य पालन के लिए, किसके लिए? कर्तव्य पालन के लिए जो है आदेश देता है। दूसरे शब्दों में इस आज्ञा द्वारा किसी अधिकारी को कार्य करने हेतु बाध्य किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी था उसने आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, न्यायपालिका उसको बोलेगा कि इसको जो है तुम विद इन 2 डेज, विद इन 1 डेज जो है वो सर्टिफिकेट इशू कीजिए, ठीक है। तो बाध्य किया जाता है, और सामान्यतः इस आदेश का प्रयोग जो है सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है, ताकि कोई भी अधिकार जो है अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, अपने कर्तव्यों का जो है पालन करे। क्लियर है बात? फिर है आपका जो नेक्स्ट है उसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट रिट जो है उसे कहा जाता है क्या? प्रोहिबिशन, या उसे कहा जाता है प्रतिषेध। ये सारे नाम आपको याद रखना है, मीनिंग आप लोग समझते चलिए। तो आपका नेक्स्ट रिट है जिसे कहा जाता है प्रतिषेध रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें जो उच्च न्यायालय है वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये वाला रिट इशू करता है। सपोज कीजिए कोई ऐसा मामला जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जिन्हें आप लोअर कोर्ट भी कहते हैं, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो कोई ऐसे मामले पर सुनवाई कर रहे हैं जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई फॉरेन क्राइम है, कोई ऐसा क्रिमिनल है, ठीक है, जो फॉरेनर है, उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं दिया गया है, लेकिन वह उस व्यक्ति के ऊपर जो है मुकदमा चला रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो उच्च न्यायालय है वह सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक रिट इशू करता है, जिस रिट को कहा जाता है प्रतिषेध रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और उसे कहता है कि तुम इस मुकदमे को यहीं पर रोको, तुम्हें इस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, और इस मामले को जो है आप हमारे पास भेज दो, क्योंकि यह आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। जैसे केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन का जो
क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। अब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट उस पर सुनवाई करने लगे तो उसका ज्यूरिसडिक्शन उसके पास नहीं है। या सपोज कीजिए कोई मिलिट्री कोर्ट के अधिकारों का यूज जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट करने लग जाए, या कोई ऐसा मामला हो जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामला हो, मतलब जिस पर जो है कोई संविधान के स्पष्टीकरण का मुद्दा हो और उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करने लगे, तो ऐसे सुनवाई को रोकने के लिए जिस रिट का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिषेध रिट। तो आपको क्या याद रखना है, प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जो है वह इशू किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट रिट है जिसे कहा जाता है आपका, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट रिट है जिसे कहा जाता है अधिकार प्रक्षा या क्यो वारंटो। ठीक है, तो क्यो वारंटो को समझने के पहले आप लोग ये उत्प्रेषण को समझ लीजिए। किसको समझ लीजिए, उत्प्रेषण को समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये सर्सियोररी जिसे कहते हैं, ये दोनों जो है न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है। अब उत्प्रेषण का क्या मतलब है, उत्प्रेषण का मतलब ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उस पर किसी लोअर कोर्ट ने, किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना जो है निर्णय दे दिया। मान लीजिए उसे जो है किसी क्राइम के लिए जो है क्या है, फांसी की सजा दे दी, या उसको जो है पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, उसे जो है पनिशमेंट जो है प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक, उस व्यक्ति को बाद में पता चला कि ये जो लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं वो क्राइम, जिस क्राइम के लिए लोअर कोर्ट ने उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया है वह लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं। ये ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है हम लोग आगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे, है ना, जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। सबका अपना क्षेत्राधिकार होता है। जैसे आप अपने घर में हैं तो आपका एक अपना क्षेत्राधिकार है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसको कहा जाता है ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, या जैसे आप जब किसी सरकारी नौकरी में होंगे, सपोज कीजिए आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित ही कार्य आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोको पायलट बन के जो है रेल चलाने लग जाए। ठीक है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो हायर कोर्ट है, ठीक है ना, जो उच्च न्यायालय है, वह लोअर कोर्ट या जो प्राधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल्स है, उनको ये वाला रिट इशू किया जाता है और कहा जाता है कि तुम जो जिस मामले की सुनवाई कर रहे हो या जिस पर तुमने डिसीजन दिया है वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप उस मामले को जो है हमारे पास भेज दीजिए। इसीलिए इसे प्रोहिबिशन और सर्सियोररी कहा जाता है। तो ये दोनों न्यायपालिका से जुड़े हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें। उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है केवल वो उस पर कार्य करें, ना कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करें। मतलब आप अगर रेलवे पुलिस में है तो आपकी जिम्मेदारी है कि रेलवे के जो यात्री है उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, ना कि आप सामान्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, या आप ट्रेन चलाने लगे, ये कार्य आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों एवं प्राधिकरणों को जारी किया जाता है। यह लेख निम्न जो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, मतलब उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों एवं प्राधिकरणों को, जैसे नगर पालिका, निगम इत्यादि है, उन्हें इशू किया जाता है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के जो है कार्य ना करे। क्लियर है बात? ठीक है, इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है, मैं इसको चेंज करवा दूंगा। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पर इसको जो है चेंज कर दिया जाएगा, सिंपल भाषा में इसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक आखिरी प्रकार का रिट है। तो आपको ये याद रखना कितने प्रकार के रिट का वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में? 5 प्रकार के रिट का वर्णन किया गया। 5 टाइप ऑफ रिट्स जो है आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 32। ठीक है, और ये रिलेटेड है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। तो एक है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा को कहा जाता है क्यो वारंटो। अब इसका क्या मतलब है सर? देखिए, कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई सार्वजनिक प्राधिकारी जो है उसे जिस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे केवल वही कार्य करना होता है, वह अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता।
ठीक है? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसे मान लीजिए आपको सपोज़ कीजिए एक सेंटर वाला जो है, एक सेंटर का केंद्र का ओबीसी सर्टिफ़िकेट चाहिए। क्या चाहिए? केंद्र का ओबीसी सर्टिफ़िकेट चाहिए और ये इश्यू करने की अथॉरिटी एसडीएम एंड एसडीएम से ऊपर के अधिकारियों की है। तहसीलदार को ये अथॉरिटी नहीं है, जो तहसीलदार है, उसे ये अथॉरिटी नहीं है कि वह सेंटर के लिए ओबीसी सर्टिफ़िकेट इश्यू कर सके। अब हुआ ये कि आप ऑफिस में गए, आपको तो ये बात नहीं पता, लेकिन तहसीलदार ने अपना सील साइन लगा के आपको जो है वो सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। आपने एग्जाम फॉर्म भरा, वहां पर ये सर्टिफिकेट लगाया। फाइनल सिलेक्शन के समय जब आपको सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जा रहा था, उस समय आपकी दावेदारी जो है रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर एक ऐसे अधिकारी का साइन, सील साइन है जिसे ये अथॉरिटी थी ही नहीं। अब इसमें आपकी, अगर आपको जानकारी है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आपकी गलती नहीं है। ये तो सरकारी महकमे की गलती है कि उसे ये जानकारी होना चाहिए कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। ऐसे समय, क्योंकि अब आप तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने ही वाले थे और कल आप जो है अपने ऑफिस में जो है जाके कार्यभार संभालते, लेकिन सरकारी महकमे की गलती की वजह से आपकी दावेदारी को बर्खास्त कर दिया गया। तब ऐसे कंडीशन में आप किसके पास जाएंगे? आप न्यायपालिका के पास जाएंगे और आप गुहार लगाएंगे कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तब न्यायपालिका जो है एक रिट इशू करेगा उस महकमे को और उससे पूछेगा कि आपने किस अथॉरिटी से ये कार्य किया है। जब ये चीजें आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं था, तो फिर आप ये कार्य कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है टैक्स इंस्पेक्टर है, उसका काम है कोई टैक्स की चोरी ना करे ये देखना। उसका काम ये नहीं है कि कोई व्यक्ति चोरी ही ना करे, उसका काम चोर को पकड़ना नहीं है, उसका काम है टैक्स चोर को पकड़ना, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो इस संदर्भ में क्यू वारंटो रिट जो है वह इशू किया जाता है। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे, उनकी चर्चा जो है हम लोगों ने कर ली है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्लास और लेके आएंगे जिस पर हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस पर हम लोग एक डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। साथ में आप लोग अपने स्तर पर भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है? तो गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।